चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, इफ C इज द कैपेसिटेंस पर फेज फॉर डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक, देन कैपेसिटेंस पर फेज फॉर स्टार कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक इज, क्या होगा ये? 3C, C/3, C/√3 या फिर √3C। तो यहाँ जो है आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। पावर कंज्यूम बाय कैपेसिटर बैंक फॉर डेल्टा, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पावर कंज्यूम्ड बाय कैपेसिटर बैंक फॉर डेल्टा कनेक्शन क्या हो जाएगा? डेल्टा के लिए हो जाएगा Q डेल्टा इक्वल्स टू 3VL² ओमेगा C डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट स्टार के लिए क्या हो जाएगा? स्टार के लिए फॉर्मूला हो जाएगा QY इज इक्वल टू VL² ओमेगा CY। तो जो दोनों भी है, अगर सेम रिएक्टिव पावर सप्लाई करे तो इसको जो है हमको इक्वेट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3VL² ओमेगा C डेल्टा इक्वल्स टू VL² ओमेगा C स्टार। ठीक है, तो जो कैंसिल आउट होता है वो हम कैंसिल आउट कर लेंगे। VL² कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब बचा क्या हमारे पास? 3C डेल्टा इक्वल्स टू CY। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा आंसर। सेम KVR देने के लिए स्टार कनेक्शन में कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 3C। सिंपल, आपको इसमें जो है डेल्टा कनेक्शन के और स्टार कनेक्शन के जो है रिएक्टिव पावर के फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, तो आप ये जो आंसर है इजीली निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है, अ वर्कशॉप इज कंज्यूमिंग 500 किलोवाट एट 0.707 पावर फैक्टर लैगिंग। A synchronous motor is connected to improve the power factor to 0.95 lagging. The leading reactive power supplied by the synchronous motor. अब इसमें हमको क्या निकालना है? रिएक्टिव पावर निकालनी है हमको इसमें। ठीक है, तो कितनी होगी? तो सबसे पहले गिवन है पावर कितना? 500 किलोवाट। cos phi, इनिशियल वाला cos phi, इसको मैं यहीं पे लिख लेती हूँ। cos phi 1 दिया हुआ है 0.07। फाइनल पावर फैक्टर मतलब कि ये जो cos phi 2 है ये रहेगा हमारा cos phi 2 दिया हुआ है 0.95। तो रिएक्टिव पावर सप्लाइड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? Q इज इक्वल टू P tan phi 1 माइनस tan phi 2। ठीक है, तो इनिशियल एंगल phi 1 हमारा कितना है? cos phi हमको दिया हुआ है कितना? 0.707, जिसमें से हम phi 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं कितना? 45 डिग्री। तो हमारा tan phi कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ है आपको पता होनी चाहिए। cos phi दूसरा हमारा दिया हुआ है 0.95। ओके, तो phi 2 की वैल्यू कितनी निकल जाएंगी? ये निकल जाएंगी 18.19। मतलब यहाँ से हमारा जो tan phi 2 है वो निकल जाएगा कितना? 0.328। ठीक है, तो यहाँ से हम जो tan phi 1 और phi 2 की वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। Q इज इक्वल टू 501 माइनस 0.328। ठीक है, तो Q हमारा कितना निकल जाएगा? 500 इंटू 0.672, दैट इज़, इसको जो है हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा कितना? 00 10 के 0 हासिल कर 36 के 6 हासिल के 3 30 33 123, मतलब कि हमारा आ जाएगा 336 kVAR। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? जनरेटर इफिशिएंसी, फ्यूल कॉस्ट, ट्रांसमिशन लॉस या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का टोटल कॉस्ट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो चलिए हम जो है एक एक करके समझते हैं। तो पहला जो है जनरेटर इफ़िशियंसी। अगर जनरेटर की इफ़िशियंसी कम होगी तो सेम आउटपुट पावर के लिए भी जो है हमको ज़्यादा फ्यूल लगेगा, इससे जनरेशन कॉस्ट जो है वो क्या होता है? बढ़ जाती है। जनरेटर इफ़िशियंसी
फॉर्मूला ही है क्या, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फ्यूल कॉस्ट। तो थर्मल पावर प्लांट में कोल, डीजल, गैस जैसे फ्यूल यूज होते हैं। फ्यूल का प्राइस डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉस्ट को जो है अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसमिशन लॉसेस। पावर प्लांट से कंज्यूमर तक पावर भेजने में जो लाइन लॉस होती है, तो लॉसेस ज़्यादा होने पर एक्स्ट्रा पावर जनरेट करनी पड़ती है, जिससे कॉस्ट इंक्रीज होती है। और ट्रांसमिशन लॉस का जो रिलेशन है वो हमारा क्या है, पी लॉस इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। यहाँ पे आई क्या होगा, यहाँ पे आई हो जाता है लाइन करंट, ये हो जाता है लाइन रेजिस्टेंस। मतलब करंट ज़्यादा होगा तो लॉसेस भी ज़्यादा होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, it is desired to correct the power factor to 0.95 by means of static capacitor connected across each phase of 3-phase 400 volt 50 hertz motor have a maximum load of 50 kVA at power factor 0.75 lagging. The capacitors are delta connected. The leading kVAr supplied by each capacitor is। तो हमको इसमें क्या निकालना है, लीडिंग केवीआर मतलब कि रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो गिवन हम पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है। एपरेंट पावर दिया है एस, दैट इज 50 केवीए। इनिशियल पावर फैक्टर है, फाइनल पावर फैक्टर गिवन है, सप्लाई दिया हुआ है, और कैपेसिटर कनेक्टेड कैसे है, डेल्टा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एक्टिव पावर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एस कॉस फाई 1। ठीक है, तो एक्टिव पावर दिया हुआ, एपरेंट पावर दिया हुआ है 50 इंटू कॉस फाई हमारा 0.75। ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 37.5 किलो वाट। नेक्स्ट टू क्या हो जाएगा, इनिशियल रिएक्टिव पावर हम निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्टिव पावर। इनिशियल रिएक्टिव पावर हमको निकालना है, दैट इज कितना, कॉस दैट इज Q1। तो ये कितना हो जाएगा, P tan phi 1। तो P तो दिया हुआ है, P हमने अभी निकाला 37.5। tan phi 1 कितना निकल जाएगा, cos phi हमको दिया हुआ है 0.75। तो यहाँ से जो है हम tan phi 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना, 0.88। ठीक है, तो P tan phi 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P का वैल्यू tan phi 1 कितना आ गया, 0.88। इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 33 kVAr। नेक्स्ट है Q। नेक्स्ट हमको निकालना है फाइनल रिएक्टिव पावर, दैट इज Q2। ये कितना आ जाएगा, P tan phi 2। P हमारा था 37.5 इंटू tan phi 2 की वैल्यू क्या हो जाएंगे, हमको cos phi 2 दिया हुआ है कितना, 0.95। तो यही से जो है हम tan phi 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा कुछ 0.328। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.328। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा कुछ 12.3 kVAr। ठीक है, कैपेसिटर का रिएक्टिव पावर कितना निकल जाएगा, QC इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो ये आ जाएगा 33 माइनस 12.3, जो कि इक्वल हो जाएगा 20.7 kVAr। ठीक है, लेकिन हर कैपेसिटर कैसा कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है डेल्टा में, इसलिए जो है हमको क्या करना पड़ेगा, 20.7 डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 6.9 kVAr। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फेज एडवांसर, कैनॉट बी यूज फॉर मोटर्स बिलो 200 HP, प्रोड्यूस नॉइज, कैन बी यूज्ड वेयर सिंक्रोनस मोटर इज अनएडमिसिबल, या फिर नन ऑफ दिस। तो फेज एडवांसर एक डिवाइस होता है जो मेनली जो इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो रोटर सर्किट को एक्साइटेशन प्रोवाइड करता है ताकि मोटर लैगिंग करंट जो है वो कम कर ले, लेकिन इसका एक मेजर डिसएडवांटेज ये होता है कि ये स्मॉल मोटर्स के लिए इकोनॉमिकल
नहीं होते। जनरली फेज एडवांसर जो है सिर्फ लार्ज इंडक्शन मोटर जो अबव 200 HP के लिए यूज़ किया जाता है। स्मॉल मोटर्स में जो है कॉस्ट ज़्यादा होती है, मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है और अरेंजमेंट जो है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए बिलो 200 HP मोटर्स में इसका यूज़ प्रैक्टिकली नहीं माना जाता। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या रहेगा कि फेज एडवांसर का यूज़ स्पेशली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स में होता है। किसमें? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स में होता है ये। तो इसका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैन नॉट बी यूज फॉर मोटर्स बिलो 200 HP। नेक्स्ट है अ सिंक्रोनस मोटर हैविंग अ पावर कंजम्पशन ऑफ 50 किलोवाट is connected in parallel with a load of 200 kilowatt having a power factor 0.8 lagging. The excitation of the motor is adjusted until combined power factor become 0.9 lag. What is the leading kVAR supplied by the synchronous motor? इसमें भी जो है हमको रिएक्टिव पावर निकालना है। तो क्या हो जाएगा? लोड पावर पहले P1 निकाल लेते हैं। चलिए, लोड पावर कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 200 किलोवाट, मतलब कि P1 इक्वल्स टू हो गया हमारा 200 किलोवाट। लोड पावर फैक्टर cos फाई हमारा दिया हुआ है 0.8, यही से जो है हम tan phi 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आ जाएगा कितना? 0.75। ओके, P2 हमको दिया हुआ है कितना? 50 किलोवाट। तो टोटल पावर हम निकाल सकते हैं P1 प्लस P2 करके, ये हो जाएगा कितना? 250 किलोवाट। ठीक है, अब रिएक्टिव पावर ऑफ लोड निकालते हैं। Q1 इक्वल्स टू P tan phi 1। P कितना है? 200 इंटू 0.75, जो कि हमारा निकल जाएगा कुछ 150 kVAR। ठीक है, अब कंबाइंड पावर फैक्टर निकालते हैं। ये कितना दिया हुआ था? 0.9। तो यहाँ से tan phi 2 की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएंगी? निकल जाएंगी 0.484। ठीक है, तो कंबाइंड रिएक्टिव पावर कितना हो जाएगा? Q2 इक्वल्स टू, ये कंबाइंड पावर हमने निकाला था, दैट इज़ 250 इंटू 0.484, मतलब कि 212.08 kVAR। ठीक है, ये हो गया हमारा Q2 का वैल्यू। तो लीडिंग kVAR सप्लाइड बाय मोटर कितना हो जाएगा? QM इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, दैट इज़ 150 माइनस 121.08, जो कि आ जाएगा 28.92 kVAR। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 28.92 kVAR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फेज एडवांसर आर यूज फॉर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मशीन? ट्रांसफॉर्मर, सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मोटर या फिर डीसी मशीन? तो फेज एडवांसर एक स्पेशल डिवाइस होता है जो इंडक्शन मोटर, स्पेशली कौन सी वाली? अभी मैंने बताया था स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंडक्शन मोटर लैगिंग करंट लेता है बिकॉज उससे मैग्नेटाइजिंग करंट की ज़रूरत नहीं होती, और फेज एडवांसर रोटर सर्किट को रिक्वायर्ड एक्साइटेशन प्रोवाइड करता है, जिससे लैगिंग करंट जो है वो कम होता है, पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है, लाइन करंट जो है वो रिड्यूस होता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके क्या हो जाएंगे कि फेज एडवांसर सिंक्रोनस मोटर या ट्रांसफॉर्मर के लिए यूज़ नहीं होता। ठीक है, ये यूज़ होता है इंडक्शन मोटर के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टैटिक कैपेसिटर? लो लॉस, इजी इंस्टॉलेशन, लोअर मेंटेनेंस या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो स्टैटिक कैपेसिटर का यूज़ मेनली किसके लिए? पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। इनके जो है कई एडवांटेजेस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला एडवांटेजेस होता है क्या? लो लॉसेस। स्टैटिक कैपेसिटर में पावर लॉस बहुत कम होता है, इसलिए इफ़िशियंसी जो है वो अच्छी होती है। दूसरा उसका एडवांटेज होता है कि वो इजीली इंस्टॉल हो जाता है, इनको इंस्टॉल करना सिंपल होता है, ये कम स्पेस लेते हैं और इजीली सिस्टम में कनेक्ट किए जा सकते हैं।
थर्ड इनका आ जाता है कि लोअर मेंटेनेंस। स्टैटिक कैपेसिटर में मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए मेंटेनेंस भी जो है वो बहुत कम होता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाएंगे कि स्टैटिक कैपेसिटर इकोनॉमिकल और वाइडली यूज्ड मेथड है जो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, फॉर लार्ज इंस्टॉलेशन इट इज़ बेटर टू अप्लाई इंडिविजुअल करेक्शंस टू स्मॉल मोटर्स, इंडिविजुअल करेक्शंस टू लार्ज मोटर, बल्क करेक्शन टू लार्ज मोटर्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इंडिविजुअल करेक्शन टू लार्ज मोटर इसका आंसर होगा। क्यों होगा? लार्ज मोटर ज़्यादा रिएक्टिव पावर कंज्यूम करते हैं। अगर हर बड़े मोटर के साथ अलग कैपेसिटर लगाया जाए तो ट्रांसमिशन लॉस जो है वो कम होता है, लाइन करंट कम होगा, वोल्टेज रेगुलेशन है वो जो इम्प्रूव हो जाएगा, ओवरऑल सिस्टम इफिशिएंसी भी बढ़ती है। इसलिए जो लार्ज इंस्टॉलेशन में इंडिविजुअल करेक्शन टू लार्ज मोटर ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द लोड्स आर इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रजिस्टिव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्रैक्टिकल पावर सिस्टम में ज़्यादातर लोड जैसे इंडक्शन मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर, फैंस, पंप, कंप्रेसर, ये सभी जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, इसीलिए ये रिएक्टिव पावर लेते हैं और इसी वजह से जो मैक्सिमम लोड है वो इंडक्टिव नेचर के होते हैं और लैगिंग पावर फैक्टर पैदा करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंडक्टिव।